हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। करें शुरुआत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। ठीक, ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये फायदा होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अन अकेडमी पे ना ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक सिंगल बैच का सब्सक्रिप्शन ले लिया या AVS10 कोड लगाया तो मेरे ही बैचेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जिस कैटेगरी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, SSC का, बैंक का, रेलवे का, नीट का, CDS का, UPSC का, जिस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, उस कैटेगरी के अन अकेडमी पे जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनके जितने बैच हैं, चाहे वो चल रहे हैं चाहे वो खत्म हो चुके हैं, सब कुछ आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। अब आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप उनमें से क्या क्या देखना चाहते हो। अब इस मॉडल का फायदा क्या, ध्यान से समझना। आप XYZ कहीं भी किसी भी ऐप से अगर करने की कोशिश करोगे, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम मानूं तो 1500 का पर सब्जेक्ट का कोर्स है, तो टोटल मान लो कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS टोटल आपने 6000 रुपए में कोर्स करने के लिए आपने 4 जगह सब्सक्रिप्शन ले लिया है। 4 जगह की 4 ऐप से आपने कोर्स परचेज कर लिया, 1-1 साल की वैलिडिटी का। अब मान लो आपने मैथ्स पढ़ना शुरुआत करें, आपको 15-20 दिन तो एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा, बाद में लगा यार नहीं अब तो मजा नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा किसी और से कोर्स करोगे। या अरिथमेटिक अच्छा पढ़ाया भैया, एडवांस अच्छा नहीं पढ़ाया। कोई ग्रामर ठीक पढ़ा रहा है, वो कैब में उसकी में मजा नहीं आ रहा। कभी हिस्ट्री वाले सर सही लग रहे हैं, ज्योग्राफी वाले सर सही नहीं लग रहे। तो ऐसे तो भैया कितनी बार कोर्स खरीदोगे? फिर तो ऐसे तो 20-25 हजार रुपए के सब्सक्रिप्शन ही लेते रहोगे बार 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 बार। तो इस मामले में ये जो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये आपके काम आएगा। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, अपना 3-4-5 एजुकेटर की 2-4-5 क्लास लगा के देखो, जो जो आपको सेटिस्फैक्टरी लगता है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, उससे आप पढ़ सकते हो। आपके पास लिबर्टी रहेगी और आपकी फीस खराब होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद फिर कितने ही बैचेस आते रहे, ऑल स्टार्स हो, CET बैच हो, ब्रह्मास्त्र बैच हो, आपको कोई दोबारा फीस नहीं देनी। एक बार आपने फीस दे दी, बात खत्म होगी। और ये जुलाई में हाइक भी आने वाली है भाई फीस में, अपना देख लेना, उस हिसाब से प्लान कर लेना। मेरा जो बैच है भाई वो 22 जुलाई से नया बैच आएगा, यानी परसों से। 2 महीने में एक ही बैच आता है। मेरे पास वो नहीं होता कि एक हफ्ता है पढ़ाया, एक चैप्टर खत्म हो गया, फिर आ जाओ जी नया बैच नया बैच नया बैच, फिर एक चैप्टर खत्म हो गया, आ जाओ जी नया बैच नया बैच नया बैच। मैं ऐसे पढ़ा ही नहीं सकता भैया, क्योंकि मेरे को रूल रटवाने नहीं है, मेरे को उनको कॉन्सेप्चुअली समझाना है। अगर उनको कॉन्सेप्चुअली समझाना है तो पहले बेसिक पढ़ाने पड़ेंगे। अब बेसिक्स जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखे वो आगे कैसे समझेगा? तो इसलिए भैया मेरा तो एक बैच पूरा खत्म होने के बाद ही दूसरा बैच आ पाता। बीच में कोई बैच, अगर कोई बच्चा मेरे बैच में आता तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूँ। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव का बिल्कुल यहाँ से, कि नाउन भी 5 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन क्या, प्रॉपर नाउन क्या है, बिल्कुल बच्चों वाली शुरुआत। और लेके जाऊंगा उसको बढ़िया लेवल तक। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, वेर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जेरेंट्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव कहाँ लगाते हैं, वेर इन्फिनेटिव कहाँ लगाते हैं, इन्फिनेटिव जेरेंट के पैसिव कैसे करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, यहाँ तक कहानी आ गई समझ में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो लोग मुझसे पढ़े हैं भाई वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। वोकैब का भी बैच चलता है, 2 बैच लेता हूँ अन अकेडमी पे पेड वाले। एक ये ग्रामर प्लस RC वाला बैच चलता है, और एक में वोकैब प्लस प्रैक्टिस। हफ्ते में 3 दिन वोकैब, 2 दिन प्रैक्टिस, इस वाले टाइमिंग पे। तो मेरा मेरा ही जो अन अकेडमी पे आपको कंटेंट मिल जाएगा वो बता दिया मैंने आपको। एक थ्योरी का बैच, एक वोकैब बैच, एक प्रैक्टिस बैच। मतलब जो आप फीस पे करेंगे मैं अपने दम पे पूरी करा दूंगा। अभी तो आप मैथ भी, रीजनिंग भी, GS सब वो उसमें करोगे। AVS10 मेरा कोड है, दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। चलो जी, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इसमें बताओ भाई। हाँ जी, इसमें बताइए क्या आएगा।
योर कमेंट ऑन दिस इशू इज मोर राइट एंड आई एम विद यू ऑल अलोंग द वे। तुम्हारा जो कमेंट है इस इशू पे वो ज्यादा सही है ना। अब यहां पे देखो आप कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे यूनिक है ना, एक्सीलेंट है, एंटायर है, ये पढ़े होंगे आपने, सुप्रीम, आइडियल, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में ही एब्सोल्यूट होते हैं, इनकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। राइट को आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, राइट, मोर राइट, मोस्ट राइट, है ना। तो इसमें भैया ये गलत हो जाएगा, ये सुपरफ्लस है, ये लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ये कम सही है, ज्यादा सही है, ऐसे करके। मोर रेलेवेंट लिख सकते हो आप, अगर आप लिखना ही चाह रहे थे कि तुम्हारा जो कमेंट है इस इशू पे वो ज्यादा रिलेवेंट है, ये कह सकते हो। लेकिन राइट रॉन्ग ये जो शब्द है इसमें मोर रॉन्ग, मोर राइट ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कुछ आ गई बात समझ में। तुम्हारा जो इस इशू पे कमेंट है वो सही है और मैं तुम्हारे साथ हूं अलोंग द वे, मतलब जिस भी हद तक जाना पड़ेगा पूरा रास्ता तुम्हारे साथ, जो भी ये लड़ाई लड़नी है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। मेरा कमेंट शो कर रहा है क्या? हाँ भैया कर रहा है, संजय बिस्वाल जी कर रहा है आपका कमेंट। विनायक, प्रहलाद, संजय बिस्वाल, दीपक, गेंडा स्वामी भैया तिरंगा फिल्म वाला गेंडा स्वामी है क्या? चलो इसमें बताओ जरा क्या आएगा। इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रोमिसेस योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू, बी श्योर। अगर तुम माफी मांग लो, अगर तुम माफी मांग लो अपने वादे ना पूरे कर पाने के लिए, तो तुम्हारे दोस्त पक्का तुम्हें माफ कर देंगे, टेंशन मत लो, बी श्योर। इस बात की श्योरिटी है कि तुम्हारे दोस्त पक्का तुम्हें माफी मांग लेंगे, पक्का तुम माफ कर देंगे अगर तुम माफी मांग लो। अब तुमने पढ़ रखा होगा कि एक स्ट्रक्चर है, देखो अब ये फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ के ना। अब यहां पे हैविंग फेल लिख दिया आपने, हैविंग प्लस में क्या आता है स्ट्रक्चर में, हैविंग प्लस V3, हैविंग डन दिस, हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस। यहां पे हैविंग के साथ क्या, हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, तो यहां पे आपको हैविंग फेल नहीं, यहां पे आपको हैविंग फेल्ड लिखना चाहिए था। अगर तुम माफी मांग लो, अगर तुम माफी मांग लो अपने प्रोमिसेस को पूरा कर पाने में फेल हो जाने के लिए, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने में फेल हो जाने के लिए अगर तुम माफी मांग लो तो तुम्हारे दोस्त पक्का तुम्हें माफ कर देंगे। नेक्स्ट पा जाओ। इसमें बताइए क्या एरर है। ऐसे लंबा स्टेटमेंट देख के डर मत जाना, ये लंबी स्टेटमेंट देख के डर मत जाना। कोई बात नहीं गेंडा स्वामी, ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। बच्चे कम आए ज्यादा आए, अपना काम तो है देखो पढ़ाना, ठीक। जिसको कंटेंट की कदर होगी वो आ जाएगा, जिसको नहीं कदर है वो अपना कहीं और पढ़ेगा या कुछ और देखेगा या अपना टिकटॉक चलाएगा, ठीक। अपना काम है कंटेंट डिलीवर करना। अब देखने वाले देखेंगे, ना देखने वाले ना देखेंगे। और एक अनाउंसमेंट और है बच्चे, कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल आप लोगों की क्लास नहीं है, ठीक है। ये जो अपनी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती थी, कल ही आप लोगों की क्लास नहीं है। कल मेरी कोई भी क्लास नहीं है, ना पेड वाली ना फ्री वाली, ठीक। अब तुम कमेंट अगर ज्यादा ना करो, ऐसे भीड़ ना मचा दो, तो एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है, ठीक। तो कल घर से खास हिदायत है कि कल की रहेगी भैया छुट्टी, कल कोई क्लास वलास नहीं लेनी है, नहीं तो घर में कलेश होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो कल कोई क्लास वलास नहीं होगी। चलो इसमें बताओ अब जरा। और अगर तुम कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहो भैया, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट मैं पिन करूंगा मैं लिंक, तुम उसको शेयर कर देना, वही हमारे लिए गिफ्ट है, उतने गिफ्ट बहुत है। हर बच्चा शेयर कर देगा, ये सोच लेगा कि भैया मेरे को गिफ्ट मिल गया, लेकिन अपने फीडबैक के साथ, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपना लिंक कॉपी किया और कर दिया कहीं भी। फीडबैक लिखना कि हाँ मैं इनसे पढ़ा हूं और मुझे ऐसा लगा पढ़ के, फिर है दम उसमें। चलो जी आ जाओ।
अब बहुत लोग जो हैं वो मार्क कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉट ओनली आएगा, नॉट ओनली आएगा, है ना। ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये इसका एम, ये मतलब इसका एम ये है, ये इस चीज पर एम्ड है, किस चीज पर, कि प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस टू द शेंटी ड्वेलर्स। ये जो गरीब बेचारे, जो घूम घूम कर बेचने वाले, जो सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं, है ना, इनको अच्छे हाउसेस प्रोवाइड करना। इस प्रोजेक्ट का जो, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो एम है वो ना सिर्फ ये है, बल्कि डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोकेलिटीज, बल्कि ये भी है कि डेवलप की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोकेलिटी, जो बड़ी बड़ी मुंबई के लोकेलिटीज हैं उनके अराउंड भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे नॉट ओनली लगाना कोई जरूरी नहीं बच्चे, जो काम नॉट ओनली करता है वही काम नॉट जस्ट करता है। इतनी बात आई समझ में। अब बात यहाँ पे ये है एम एट। अगर आप ये कहना चाहते हो कि इस चीज का लक्ष्य ये है, this program aims at building your capacity, this program aims at building your teaching skills, this program aims at teaching you soft skills। तो aim at फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि इसका उद्देश्य ये है, कि इस डेवलपमेंट, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है। इफ समथिंग इज एम्ड एट समथिंग, दैट मीन्स उसका लक्ष्य ये है, उसका टारगेट ये है। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताओ भाई क्या आएगा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। ये टायरेड का मतलब होता है बेसिकली जब ऊंची आवाज में दो लोग जब बहुत ज्यादा बहस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब है वही, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कमेंट बाजी, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाना, कहना। इवन दाउ द एक्सचेंज, हालांकि हालांकि जो आपस में जो एक्सचेंज था वो कुछ कह रहा था, उधर से वो लड़की कुछ कह रही थी, वो अटेंशन गैदर कर रहा था, वो लोगों की अटेंशन खींच रहा था, जितने भी लोग पुलिस स्टेशन में मौजूद थे उनकी अटेंशन खींच रहा था वो। लेकिन वो जो इंस्पेक्टर था उसने कंटिन्यू रखा उसका जो ये एक दूसरे को कमेंटबाजी करना, एक दूसरे को सुनाना, उस लड़की के खिलाफ उसने वो जारी रखा। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ये एक्सचेंज है। सब्जेक्ट कौन है, एक्सचेंज है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, अट्रैक्ट्स। नेक्स्ट पे आ जाइए। अट्रैक्ट्स की जगह ना ये पूरा पास्ट में चल रहा है शायद ना, ये देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूड लिख रखा है ना, तो अट्रैक्टेड कर देना फिर। अगर ये पूरा पास्ट में चल रहा है तो फिर अट्रैक्टेड कर लेना। ये पूरा पास्ट में चल रहा है तो इसको अपन अट्रैक्टेड कर लेते हैं। आगे मैंने ध्यान नहीं दिया था, आगे पास्ट में चला ना कॉन्टिन्यूड, उसने कंटिन्यू रखी थी अपनी वो जो बहस है। हालांकि ये जो एक्सचेंज है ये अट्रैक्ट कर रहा था सबका अटेंशन, लेकिन ये जो इंस्पेक्टर है इसने कंटिन्यू रखी थी अपनी वो बहसबाजी। तो यहाँ पे आपको इसको देखो, ये अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म होता तो भी यहाँ पे एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज क्या है, सिंगुलर है, तो अट्रैक्ट्स आना चाहिए था। और वैसे भी टेंस आपको कौन सा चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको अट्रैक्टेड लिख देना चाहिए। इसमें बताइए जरा। एक मिनट में आया भाई, मैं ना 1 मिनट में आया।
हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो सबसे ज्यादा हम्बल, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा हम्बल और प्रोलिफिक क्रिकेटर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो अब आपने पढ़ा होगा जब एंड से दो एडजेक्टिव जोड़ते हैं, जब एंड से दो एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो वो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। अब ये प्रोलिफिक भी एक एडजेक्टिव और हम्बलेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, तो दोनों के दोनों सेम डिग्री के अंदर आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको तो मैं सुपरलेटिव डिग्री में लिख दूं और इसको पॉजिटिव डिग्री में लिख दूं, तो फिर यहाँ पे मोस्ट भी लिखना पड़ेगा आपको। सचिन तेंदुलकर इज द हम्बलेस्ट एंड द मोस्ट प्रोलिफिक क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ पे द मोस्ट भी लगाना पड़ेगा। हालांकि जब एक ही पर्सन की बात होती है तो दो दो बार आर्टिकल नहीं लगाते अपन, जब एक ही पर्सन की बात होती है तो दो दो बार आर्टिकल नहीं लगाते अपन। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री कनेक्ट करनी हो, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री कनेक्ट करनी हो तो आप ये द आर्टिकल का यूज करिएगा यहाँ। ठीक, अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखनी हो तो यहाँ पे द आर्टिकल लिखिएगा। इसमें मैं करेक्शन करते समय यहाँ पे द मोस्ट कर दूंगा इसको, मतलब पीडीएफ अपलोड करते टाइम। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हाँ जी, इसमें बताइए क्या आएगा। सिर्फ दो तीन लोगों ने आंसर सही दिया, बाकी सबने बिठा रखे हैं रट्टे, बाकी सबने प्योर रट्टे बिठा रखे हैं। उन्होंने ये देख रखा है कि बीइंग आए तो या तो इट लगना होता है या ही लगना होता है। ही बीइंग अ वेल नोन पर्सनैलिटी लिख दो, इट बीइंग लिख दो। रट्टे बिठा रखे हैं, प्योर रट्टे, कुछ नहीं पता कब ये करते हैं कब ये नहीं करते, कुछ भी नहीं पता, बिना मतलब तुक्के, प्योर तुक्के। एक वेल नोन पर्सनैलिटी होने के कारण, एक वेल नोन पर्सनैलिटी होने की वजह से उसे इनवाइट किया गया एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए 26 जनवरी को। अब होता क्या, ये बीइंग वाले एरर बिल्कुल सिंपल होते हैं। यहाँ पे ही के बाद वाली बात और ही से पहले वाली बात दोनों अगर इसी के लिए हैं तो नो एरर हो जाता है। अगर ये इसके लिए बात नहीं होती तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ जिसके लिए बात होती वो लिखते, हाँ कि ना। अब ये वेल नोन पर्सनैलिटी है, इसको लेक्चर देने के लिए बुलाया तो दोनों बातें इस पे सेट बैठ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नो एरर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे समझ के किया करो, बिना मतलब बीइंग वाला एरर आए तो इट चेपना होता है, बीइंग लिखा हो शुरू में तो इट लगा दिया करो, ऐसे ऐसे रट्टे कितने दिन चलेंगे बताओ। इसमें बताओ जरा। मैंने उसे होटल से बाहर आते हुए देखा 10 बजे, मैंने उसे होटल से बाहर आते हुए देखा 10 बजे। अब ये जो 10 बजे है इससे पहले आपको प्रीपोजिशन भरनी है। टाइम को बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन भरोगे, ऑन की एट। टाइम को बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन भरूं मैं, ऑन की एट। बहुत बढ़िया। सुदीप, दिब्बू, नितिन, मोनू, अविनाश, चेला, के श्री, दीपक, प्रशांत, सौविक, तन्मय, बहुत बढ़िया। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। सेंटेंस लंबा देख के डरना नहीं, करने की कोशिश करना, आसान है बिल्कुल। राज लखोत्रा,
ग्रामर की कोई बुक अवेलेबल नहीं है बच्चे। वोकैब की एक मेरी बुक है, वोकैब प्रो नाम से, वो अमेजोन पे है। ग्रामर की कोई बुक नहीं है भाई। ग्रामर जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो लिख के पढ़ाई नहीं जा सकती, वो समझाई जा सकती है, इसलिए बुक बुक है नहीं अभी ग्रामर की कोई। एंगर्ड ओवर द डिले इन गिवन कंपनसेशन। ये गुस्साए हुए थे किस चीज पर गुस्साए हुए थे? कंपनसेशन देने में डिले के कारण। कौन गुस्साए हुए थे? फैक्ट्री वर्कर्स। ये आपने फ्रेज लिख रखा फैक्ट्री वर्कर्स को क्वालिफाई करने के लिए कि गुस्सा कंपनसेशन मिलने में डिले से गुस्साए हुए जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, कंपनसेशन मिलने में डिले होने से जो गुस्साए हुए फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्होंने स्लोगन्स लगाए, मतलब वो बेसिकली नारे लगाए प्रेसिडेंट के खिलाफ जब वो ऑफिस पहुंचा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है। अगर ये नारे लगाने का काम पास्ट में चल रहा है तो वो ऑफिस भी पास्ट में पहुंचा होगा। ऐसा तो है नहीं नारे पास्ट में लग गए और वो ऑफिस पहुंचा प्रेजेंट में। वैन कंजंक्शन लगी हुई है तो इसका मतलब ये दोनों काम साथ में हुए होंगे। जब चिल्लाने का काम, उसके खिलाफ नारे लगाने का काम पास्ट में हो रहा है तो वो पहुंचा भी ऑफिस पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे रीचेस की जगह पे क्या आएगा? रीच्ड आएगा। इसमें बताओ भाई क्या एरर है? सेंटेंस लंबे देख के डरना नहीं, बिल्कुल टुच्चा सा है। सेंटेंस देख के डरे नहीं, बिल्कुल टुच्चा सा एरर है ये। बिटवीन प्रीपोजिशन है। इंडिया एंड स्विट्जरलैंड जो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये दोनों इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। यानी सब्जेक्ट का काम करेगा ये टैक्स ट्रीटी। और ये टैक्स ट्रीटी यानी ये टैक्स, ये जो टैक्स का जो बेसिकली ट्रीटी साइन हुई है, जो टैक्स के रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, ये अमेंड कर दिया गया है। और अब पहले जो ट्रीटी थी उसको अमेंड कर दिया गया, उसमें बदलाव कर दिया गया। पहले क्या था कि आप बता नहीं सकते कि किन किन का पैसा यहाँ पे जमा है, अब उसको अमेंड कर दिया गया है और अब हम इंफॉर्मेशन पा ले सकेंगे स्विस बैंक से अगले महीने तक। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर टैक्स ट्रीटी है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे हैव नहीं हैज का यूज होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। बाय नेक्स्ट मंथ में क्या दिक्कत आई भाई? ये वी शैल बी एबल टू लिखा तो हुआ, वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन। हम सक्षम हो जाएंगे अगले महीने तक ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में। इसमें बताओ जरा। हैड बीन से बच्चे पास्ट हो जाएगा, पास्ट क्यों लगाएं यहां पे? बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, यानी ये जो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है बॉडी में एंजाइम्स के थ्रू, इनका जो रेट होता है वो बड़ा कम होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। और इसीलिए ये बेस्ट टाइम होता है एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी आपके टेस्ट वगैरह कराने हो तो डॉक्टर बोलता है ना एकदम रिलैक्स हो जाओ, आराम से लेट जाओ। अगर आपकी बॉडी बड़ी एक्टिव मोड में होगी तो उस टाइम पे जो मेटाबॉलिज्म, आप कुछ भी टेस्ट करोगे, शुगर टेस्ट करोगे, कुछ भी टेस्ट करोगे, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत ऊटपटांग आएंगे। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब उसका मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत स्लो होता है और वही सही टाइम होता है टेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे आप कंपैरेटिवली अपने आप में कंपैरिजन दिखाता है, तो इसके साथ कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं, पॉजिटिव डिग्री का लगेगा, लो आएगा यहाँ पे। हाँ जी, इसमें बताओ जरा।
अच्छा एरर है, बताइए जरा क्या आएगा। ये जो दंगे थे इन्होंने बंद नहीं किया उसे डिप्रेस करना। ये जो दंगे थे इन्होंने बंद नहीं किया उसे डिप्रेस करना। एंड डिड नॉट मेक हिम, इन्होंने इन्होंने इसे इसे उस नॉन वायलेंस की तरफ ले जाना, नॉन वायलेंस की तरफ ले जाना मतलब नहीं कर पाए। ये जो दंगे थे इन्होंने बंद नहीं किया उसको डिप्रेस करना, मतलब बहुत ज्यादा उसको डिप्रेस किया इन दंगों ने। और डिड नॉट मेक हिम टर्न, और इन दंगों ने उसको नॉन वायलेंस की तरफ टर्न नहीं किया, यानी वायलेंस की तरफ टर्न कर दिया इसको। इन्होंने इन दंगों ने इसको बहुत ज्यादा डिप्रेस किया और उसको वायलेंस की तरफ टर्न कर दिया। अब यहाँ पे नॉन वायलेंस लिखा हुआ है और इस मेक से पहले ये जो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पे, ये इससे पहले भी अंडरस्टूड है, आप ये मान के चलो। द राइट्स हावेवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक, ये जो मेक लिखा हुआ है ना, ये जो टू डिप्रेस और ये है, इससे पहले दोनों से पहले डिड नॉट लिखा हुआ है, ये दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं। ये सी द राइट्स हावेवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस एंड मेक, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं, ये भी बेयर इन्फिनेटिव ही है बेसिकली। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब का एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि मेक के बाद अगर आपको लिखना है, अगर आपको मेक के बाद लिखना है तो फिर आपको यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लिखना पड़ता है। ये हिम जो है ये मुड़ने का डूअर है, तो यहाँ पे आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा, टर्न टू नॉन वायलेंस लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा। मेड इसलिए नहीं बच्चे, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करो एक बार समझने की। अब बच्चा देखो ध्यान से समझना, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि डिड लगा हुआ है तो ये पास्ट है, पास्ट है तो इसको मेक कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया कि इधर पास्ट लगा रखा और इधर प्रेजेंट लगा दिया, यही समस्या है। अब तुम एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से अब समझना, ये राइट से सब्जेक्ट है, इसका पोस्टमार्टम करता हूं मैं बढ़िया वाला, लेकिन समझ वही पाएगा भैया जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो रखी है ना, वही समझ पाएगा। ये हावेवर काम कर रहा है एडवर्ब की तरह से, जो कि आया इस वर्ब के लिए। अब ये डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट है आपका एडवर्ब, और ये सीज है आपका मेन वर्ब। अच्छा, और ये टू डिप्रेस है इसका ऑब्जेक्ट, और ये हिम है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, और ये एंड है कंजंक्शन, और ये जो मेक है ये टू डिप्रेस, ये जो टू डिप्रेस और ये जो टू मेक है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसके। ये जो दंगे हैं, दंगों ने हावेवर बंद नहीं किया उसको डिप्रेस करना, और क्या बंद नहीं किया, उसे नॉन वायलेंस की तरफ टर्न करने से बंद नहीं किया, मतलब ये डिड नॉट है। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो आप बच्चा कह रहा है ना मेड आना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेन वर्ब है तो आपको मेड आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भैया ये इन्फिनिटिव है, समझो इस बात को। ये टू के साथ ये जो दूसरा वाला लिखते हैं तो बेयर में लिखते हैं ना, ये वो वाला फंडा है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, और ये हिम है ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। अब भले ही बेयर इन्फिनिटिव हो, सेमी वर्ब है, इसमें क्या है, ये बेसिकली वर्ब की तरह से तो एक्ट कर रहा है ना ये, तो फिर कॉजेटिव वर्ब वाला तो फंडा लगेगा ही। तो इसका मतलब ये वाला जो टू टर्न है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा अब इस हिम के लिए, और यहाँ पे टू नहीं आएगा। एडवांस वर्ब में बहुत बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाता हूं मैं ये कॉन्सेप्ट की बेयर इन्फिनिटिव क्यों आता है, यहाँ रीजन ही क्या है यहाँ बेयर इन्फिनिटिव आने का। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको याद आ गया होगा। अब आओ जरा इस पे बताओ जरा।
हाँ जी, इसमें बताओ जरा, जो आने वाली इवेंट्स हैं, जो विलेज में अब आगे होने वाली जो इवेंट्स हैं वो इंक्लूड करती हैं, मतलब उनमें क्या क्या होगा? उनमें एक फ्लावर शो होगा, उनमें एक फ्लावर शो होगा। अब इसके अंदर बहुत बच्चे बी मार्क कर रहे हैं, बी। अरे नकली हो, बस कुछ भी बोलना है, तुक्केबाजों के सम्राट हो। ये सब्जेक्ट है, कमिंग इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आने वाली इवेंट्स, इवेंट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो इंक्लूड वर्ब प्लूरल है। क्या दिक्कत है भैया इसमें? जबरदस्ती का, बिना मतलब का, कोई इंक्लूडिंग कह रहा है, कोई इंक्लूडेड कह रहा है, क्यों भैया? जो आने वाली इवेंट है गांव में, जो अब आगे होने वाली इवेंट है, उनमें ये सब होगा। क्या होगा? एक फ्लावर शो होगा। अच्छा, और क्या होगा? और एक ट्रीट होगी, पार्टी होगी। किन के लिए? स्कूल के बच्चों के लिए। तो के लिए, उनके लिए किया जाएगा, एक फ्लावर शो और एक ट्रीट होगी स्कूल के बच्चों के लिए। तो आपको इसका पर्पस बताना है, के लिए वाले मीनिंग में फॉर यूज होगा। ये एरर था इसमें। ट्रीट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, एक फ्लावर शो होगा और एक ट्रीट होगी स्कूल के बच्चों के लिए। किन के लिए होगी? फॉर चिल्ड्रन, फॉर मदर्स, फॉर लेडीज। आपको बताना है कि ये किन किन के लिए होगा, ये फ्लावर शो और ये ट्रीट किन के लिए होगी, ये स्कूल के बच्चों के लिए होगी। तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। बिना मतलब के तुक्के मत मारो यार। देखो, कोई जब आंसर मार्क करते हो तो फिर लॉजिकल आंसर मार्क किया करो। दिमाग में उस चीज का रीजन होना चाहिए कि ये मार्क करूंगा तो इसके पीछे ये रीजन है। इसमें बताओ जरा, सपोजिंग का अर्थ होता है मानो कि, और इफ का मतलब होता है अगर, और दोनों ही कंजंक्शन की तरह से काम करते हैं। अगर हमें दुनिया जान के, मतलब बहुत सारे भूत मिल गए जंगल में, तो क्या हम उनसे छुटकारा पा पाएंगे बिना उस मैजिकल जो वो छड़ी होती है उसका यूज किए बिना? अभी हैरी पॉटर मूवी का कोई डायलॉग होगा। अब यहाँ पे जब दो ही क्लॉज हैं तो ये दो दो कंजंक्शन इकट्ठी कैसे लिख रहे हो? इसका मतलब मानो कि ये, इसका मतलब अगर है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, या तो सपोजिंग यूज कर लो या इफ यूज कर लो, दोनों इकट्ठी मत लिखो। सपोजिंग लिख दो, सपोजिंग और इफ, या तो सपोजिंग लिख दो या इफ लिख दो, इधर इनमें से कोई भी एक यूज कर लो, दोनों मत यूज करो। इसमें बताओ जरा, आसान एरर है। अगर वो 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगी तो मैं उसे सूटेबल गिफ्ट दिला दूंगा। आपने पढ़ा होगा, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। उसका रीजन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर एक चीज के होने के लिए दूसरी चीज एक कंडीशन है, यानी ये जो गिफ्ट मिलना है, ये जो सूटेबल गिफ्ट मिलने के लिए कंडीशन क्या है कि वो 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। तो 90% से ज्यादा मार्क्स जब तक स्कोर नहीं होंगे तब तक गिफ्ट नहीं आएगा, यानी ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो इसके रियलिटी बने बिना वो नहीं होगा। इसको रियलिटी दिखाना तो रियल टेंसेस में लिखना है। ये जो फ्यूचर वाली लाइन होती है विलिशल वाली, ये रियल टेंस नहीं मानी जाती। ये काम होना होता है, ये रियलिटी नहीं माना जाता, ये पॉसिबिलिटी होता है। तो रियल टेंसेस होते हैं प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले, तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वाला लग जाएगा। इफ शी सिक्योर्स, अगर वो ऐसा करती है, अगर वो ऐसा करती है तो गिफ्ट दिला दूंगा। तो यानी अगर ये काम रियलिटी बनता है तो भैया गिफ्ट मिल जाएगा, सिक्योर्स आ जाएगा यहाँ। इसमें बताओ जरा, विनायक, प्रशांत, प्रजन, बताओ भाई इसमें क्या आंसर आएगा?
हाँ जी, ये जो पीस ऑफ बिजनेस था, बिजनेस का ये वाला जो पार्ट था, ये कहीं ज्यादा डिफिकल्ट निकला। ये उनसे ज्यादा डिफिकल्ट निकला जो आज तक मैंने पहले अटेम्प्ट किए ना। आज तक जो पहले मैंने बिजनेस अटेम्प्ट किए उनसे ये वाला जो पीस ऑफ बिजनेस था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट निकला। तो अब आपने पढ़ रखा होगा रादर और अदर के साथ देन का पेयर होता है, और ये अपने आप में जब कंपैरेटिव डिग्री की तरह से काम करता है, रादर का यूज जब कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है तो मोर लगाने की क्या जरूरत है। यहाँ पे जैसे अपन यूज करते हैं रादर कॉम्प्लिकेटेड, रादर कॉम्प्लेक्स, तो रादर से जब कंपैरेटिव डिग्री हो गई तो ये मोर क्यों यूज कर रहे हो। या तो रादर का यूज कर लो या मोर का यूज कर लो, दोनों में से किसी एक का यूज कर लो। अब आगे वाला वर्ड नेगेटिव है तो रादर को अपन प्रेफर कर रहे हैं। दिस पीस ऑफ बिजनेस हैपन टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यूज कर दोगे तो भी सही हो जाएगा, रादर कॉम्प्लिकेटेड देन यूज कर दोगे तो भी सही हो जाएगा। लेकिन आगे वाला वर्ड नेगेटिव है, रादर उसी के लिए बना हुआ है, तो फिर अपन रादर को प्रेफर कर रहे हैं। ग्रामेटिकली दोनों से सही हो जाता, मोर अकेला लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, रादर अकेला लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, ए बी सी डी 1 2 3 मत बताओ, इसमें मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। ए बी सी डी 1 2 3 मत बताओ, इसमें आंसर बताओ क्या आएगा। ये टाइपिंग एरर है बच्चे, एक्टर्स कर लेना यहाँ पे ना, एक्टर्स कर लेना, ये टाइपिंग एरर है। चलो आओ, अब मैं बताता हूं, पहले इस सेंटेंस का मतलब समझो फिर आगे की बात करेंगे। एक टाइम शीट डायरी, एक टाइम शीट डायरी मेंटेन की जाएगी, एक टाइम शीट डायरी मेंटेन करी जाएगी हर एक्टर के द्वारा, एक टाइम शीट डायरी मेंटेन करी जाएगी हर एक्टर के द्वारा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्हें उन्हें जबरदस्ती ज्यादा देर तक शूट कराया जा रहा है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती ज्यादा देर तक के लिए शूट कराया जा रहा है, क्योंकि एक्टर्स बहुत लेट आते हैं। अब मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने किसी सेट को बुक कर रखा है 6 घंटे के लिए कि 6 घंटे में अपनी शूटिंग आराम से पूरी हो जाएगी। 6 घंटे का किराया दे दिया उसने प्रोड्यूसर ने, है ना, पैसा तो प्रोड्यूसर का ही लगता है। अब अगर एक्टर ही 2 घंटे लेट आया तो वो जो शूटिंग है वो 6 घंटे की बजाय 8 घंटे चली, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा किराया, वो पैसा तो प्रोड्यूसर का ही वेस्ट हो रहा है। तो टाइम शीट डायरी मेंटेन करी जाएगी हर एक्टर के द्वारा, क्योंकि प्रोड्यूसर लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है ज्यादा देर ज्यादा लेट आवर्स तक शूट करने के लिए, क्योंकि एक्टर्स टाइम पे नहीं आते या एक्टर्स बड़े लेट आते हैं। तो यहाँ पे आई एम फोर्स टू, ही वॉज फोर्स टू डू समथिंग, ही वॉज फोर्स्ड टू डू समथिंग, उसको फोर्स किया गया ये काम करने के लिए। अब यहाँ पे दे आर फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है ये काम करने के लिए। वाई के रिप्लाई के लिए एडवर्ब बनने के लिए आप इन्फिनेटिव का यूज करते हो। ही वॉज फोर्स टू, ही वॉज फोर्स टू कंप्लीट द होमवर्क, ही वॉज फोर्स टू टीच अस, ही वॉज फोर्स टू पे द अमाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप किसी को जबरदस्ती कर रहे हो किस चीज के लिए, तो आप इसको वाई का रिप्लाई बनाना चाहते हो तो इस काम के लिए आप एक इन्फिनेटिव का यूज करते हो। जब आपको वर्ब से वाई का रिप्लाई देना होता है, एक एडवर्ब के रूप में यूज करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस होती है इन्फिनेटिव। तो यहां पे आप शूटिंग नहीं, यहां पे टू शूट का यूज करोगे। हाँ भैया, क्लियर है।
नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। बच्चे सोचा करो, देखो अब ये इसमें जो प्रोड्यूसर हैं वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेनिंग कैसे आ जाएगा। प्रोड्यूसर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं तो इसमें कंप्लेन में क्या दिक्कत है। पहली बात तो कंप्लेनिंग बिना इज़-एम-आर वाज वर्ग के कैसे लिख सकते हो सीधा कंप्लेनिंग। थोड़ा सोचा करो बच्चे कि मैं ये लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, ऐसे बिना मतलब सिर पैर के नहीं। पहले सोचो कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बच्चे करें कंप्लेंट कर दो कंप्लेंट कर दो कंप्लेंट कर दो, सारा का सारा सारा मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, कंप्लेंट क्यों कर दूं भैया। तो एक बार देखो चीजों को ना, भी अपन ये मार्क करने के लिए कह रहे हैं तो कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे। इसमें बताओ जरा। दीपक यादव भाई समझो, अगर हर बच्चा अपना एक एक एरर इस पे पोस्ट करने लगेगा तो ये जो 100-150 बच्चे देख रहे हैं 150 एरर हो जाएंगे, फिर ये क्लास तो चल ही नहीं पाएगी। तो समझिए ये एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पे आपको बुरा लग सकता है लेकिन जो चीज़ फिजिबल नहीं है प्लीज़ वो ना करें। इसमें बताओ भाई। हाँ जी बताओ ज़रा इसमें क्या आएगा। देखो इन प्रीपोजिशन है, इकोनॉमीज इसका ऑब्जेक्ट है, एमर्जिंग इसके लिए एडजेक्टिव है। ठीक, एमर्जिंग इकोनॉमीज में जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है, ये जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है ये रिमेन सेगमेंटेड, ये बहुत ज्यादा सेगमेंटेड है। ये जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है ना, ये जो जैसे लोकल अपने जो साहूकार होते हैं, बैंक वगैरह से लोग बहुत कम लोन लेते हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में सबके सब साहूकार के पास ही जाते हैं। तो जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है ये बहुत ज्यादा सेगमेंटेड है आज भी, इट रिमेन्स सेगमेंटेड। तो ये यहाँ पे मार्केट जो है प्राइवेट क्रेडिट मार्केट ये सब्जेक्ट है। अच्छा इसकी ये पहली वर्ब है, ठीक, एंड कंजंक्शन आई। और ये जो दूसरी वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट कौन है, ये जो वीकन जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी कौन है, ये मार्केट ही है। तो यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पे वीकन नहीं, आप वीकन्स लिखोगे। और ये वीक करती है मॉनेटरी पॉलिसी की पावर को। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ भाई। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। हाँ जी, अब आपने पढ़ा होगा जब जैसे आप एप्पल को काटते हो बाय अ नाइफ की विद अ नाइफ। जनरली जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को टच कर रहा होता है उससे उसकी हेल्प से आप कोई काम करते हो तो उसके लिए प्रीपोजिशन बाय नहीं विद का यूज होता है। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को किसी चीज को टच कर रहा होता है तो उस टाइम पे काटने के लिए अब वो स्क्रू ड्राइवर को मतलब उसको टच करेगा बॉक्स को खोलने के लिए, तो उसके लिए आप विद का यूज करते हो। जब वो डिवाइस टच ना करे तब जनरली बाय आता है। ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन आमतौर से ये चीज फॉलो होती है। अगर कोई चीज टच कर रही है तो फिर उसके अंदर आप किसका यूज करते हो, विद का, और टच नहीं कर रही है तो फिर आप यूज करते हो बाय का। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि दोनों साइड, ये जरूरी है कि दोनों साइड देखा जाए रोड क्रॉस करने से पहले। ये जरूरी है कि दोनों साइड देखा जाए रोड क्रॉस करने से पहले। इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक, ये जरूरी है देखना,
जरूरी है दोनों साइड पर देखना, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की क्या जरूरत है, टू बी लुकिंग क्यों लगाओगे? इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक, जरूरी है दोनों साइड देखना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की क्या जरूरत है? जरूरी है दोनों साइड देखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक बोथ वेज। अब काफी बच्चे इसके अंदर कह रहे हैं कि लुक के साथ एट आएगा, लुक के साथ एट आएगा। लुक के साथ एट तब आता है बच्चे जब आप किसी चीज को देखते हो, है ना। दोनों तरफ देखने की बात हो रही है। अब क्या देख रहे हो वो तो लिखा ही नहीं हुआ, ट्रैफिक देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जब लुक के आगे कुछ लिखोगे ही नहीं, जब लुक के आगे आगे कुछ ऑब्जेक्ट आप लिखना ही नहीं चाहते, तब वो एट वेट वाला नहीं लगेगा इसके अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक बोथ वेज, ये जरूरी है कि दोनों तरफ आप देखो। ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, बोथ वेज दोनों तरफ। ये दोनों रास्तों को नहीं देखना, आपको दोनों तरफ देखना है। देखना क्या है? अब वो ट्रैफिक देखना चाहते हो आप, आती हुई गाड़ियां देखना चाहते हो आप, वो लिखा ही नहीं है, वो लिखा ही नहीं तो फिर ऐड थोड़ी लिखोगे। इसमें बताओ। सेंटेंस लंबा देख के डरो नहीं, सेंटेंस लंबा देख के डरो नहीं, बिल्कुल टुच्चा सा एरर है, हर कोई बता देगा। भरतपुर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, भरतपुर बनता जा रहा है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, जो कि अट्रैक्ट करती है दुनिया जहान के हजारों हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो कि कहां से आते हैं? यूरोप और सर्बिया से। भरतपुर अब बनता जा रहा है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, जो अट्रैक्ट करती है थाउजेंड्स, हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो कि यूरोप और सर्बिया से आते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट भी लगा दिया और फास्टेस्ट भी लगा दिया, ऐसा कैसे काम चलेगा? फास्टेस्ट, ये जो बेसिकली ये जो ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी है, इसके लिए ग्रोइंग के लिए कैसे ग्रो कर रही है? फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी है भैया ये। अच्छा, अगर आपको वाक्य में इसकी इंटेंसिटी बढ़वानी थी, अगर आप यही कहना चाह रहे थे कहीं ज्यादा फास्टेस्ट, तो बाई फार द फास्टेस्ट लिखते, मच द फास्टेस्ट लिखते, या फिर आप मोस्ट को हटा दो। या तो आप यूज करो बाई फार द फास्टेस्ट, या तो आप यूज करो बाई फार द फास्टेस्ट। अगर आप वाक्य में ही सुपरलेटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाना ही चाहते हो, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री की कभी इंटेंसिटी आपको ऐसा लगे कि हाईएस्ट लिख दिया, उसकी भी इंटेंसिटी और ज्यादा उठाना चाहता हूं, तो फिर बाई फार या मच दा, ये दो एडवर्ब का आप यूज करते हो। और ये दा से पहले लगती है, देखना, बाई फार भी दा से पहले और मच भी दा से पहले। तो आप बाई फार द फास्टेस्ट लिख सकते हो, मच द फास्टेस्ट लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट काम नहीं करेगी दूसरी सुपरलेटिव डिग्री को उठाने का। मोस्ट हटा दोगे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो बाई फार द फास्टेस्ट और मच द फास्टेस्ट का यूज करिए। कोअर्स, कोअर्स का सिनोनिम बताइए, कोअर्स का सिनोनिम बताइए, कोअर्स का सिनोनिम बताइए। हाँ बच्चे, सुपरलेटिव है, दा तो रहेगा ही। दा की जरूरत नहीं है बच्चे, दा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियाज लिखा हुआ है यहाँ पे इससे पहले। इंडियाज आपने पॉजेसिव केस का लिख दिया। फॉर एग्जांपल देखना, ये जो दा वाला अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक बार सुन लो यार, वो दा वाला एक बार अच्छा कॉन्सेप्ट था, सुन लो। अगर मैं कहूं दिस इज द फर्स्ट बुक दैट इज लॉन्च बाय, ऐसे करके लिख दूं मैं, तो दा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं दिस इज माई फर्स्ट सेंचुरी, या दिस इज माई फर्स्ट बुक, या दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर, अब बताओ, अब फर्स्ट से पहले दा आएगा? फर्स्ट हो, फास्टेस्ट हो, कुछ भी हो, दिस इज माई मोस्ट ब्रिलियंट बुक, कुछ भी लिख दूं मैं। अगर मैं ही इज माई मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिख दूं, अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर दूं, तो क्या दा आता है? क्योंकि जो काम आप दा लगा के स्पेसिफिक करना चाहते हो, वो काम उसने कर दिया, हाँ के ना? तो ऐसे ही यहाँ पे जो काम दा ने करना था, वो काम इंडियाज ने कर दिया। अब यहाँ पे दा नहीं आएगा, इंडियाज द फास्टेस्ट मत लिख देना, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी सीधा आएगा। भाई आई बात समझ में? एक डिटर्मिनर चाहिए और उसका काम इंडियाज ने कर दिया है, बस यहां से मोस्ट हटा देंगे, दा वगैरह नहीं आएगा। क्लियर है? कोर्स करने का मीनिंग होता है किसी को कोई काम करने के लिए
विवश करना। इफ यू कोर्स समबडी टू डू समथिंग दैट मीन्स आप उसको फोर्सफुली विवश करते हो कोई काम करने के लिए। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर आपका? प्रेशराइज करना। वैसे तो इसका भी मीनिंग, ये जो केजुअल होता है इसका भी मीनिंग होता है किसी से कोई काम करवाना, लेकिन इसके अंदर प्रेशर नहीं होता। कोर्स में स्पेशली आप उसको जबरदस्ती करते हो। इफ यू कवर समबडी, देखो इसका भी मीनिंग यही होता है किसी से बहला फुसला के, किसी की तारीफ वगैरह करके, लीपा पोथी करके, बटरिंग करके उससे कोई काम करा लेना। लेकिन कोर्स का मीनिंग होता है उसको बेसिकली फोर्सफुली थ्रेटन करके, उसको प्रेशर डाल के वो काम जो ना करना चाहता हो वो करवाना। तो उसका सिनोनिम प्रेशराइज बेटर रहेगा। इसमें बताओ जरा स्कार्स का एंटोनिम। अगर कोई चीज स्कार्स होती है तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, वो कम मात्रा में अवेलेबल होती है। स्कार्सिटी वर्ड आपने सुना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा जी प्लेंटीफुल। कोई चीज अगर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है तो प्लेंटीफुल है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स क्या मतलब होता है? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है? डक्स एंड ड्रेक्स बेसिकली क्या गेम होती है? वो जो अपन गांव वगैरह में जाते हैं, तालाब वगैरह में ऐसे पत्थर फेंक के मारते हैं ना, वो पत्थर ऐसे टप्पे खाता हुआ जाता है, उस गेम को बोलते हैं डक्स एंड ड्रेक्स। तो अगर कोई आदमी डक्स एंड ड्रेक्स खेल रहा है तो इसका मतलब भैया वो चिल है ना, जिंदगी में ज्यादा सीरियस नहीं है। वैसे तो देखो वेकेशन छुट्टियों वगैरह में जाते हो तब भी वो काम करते हो, लेकिन यहाँ जो वो मीनिंग देना चाह रहा है वो ये मीनिंग देना चाह रहा है कि आप किसी चीज को, जैसे वहां पे दुनिया जान के पत्थर हैं, पानी को लगती नहीं चोट, तो पूरा एकदम पूरा कोई ध्यान नहीं है आपको कि क्या होगा क्या नहीं, केयरलेसली किसी चीज को यूज करना, रेकलेसली किसी चीज को यूज कर देना, किसी चीज को वेस्टफुली यूज कर लेना, रिसोर्सेज की कदर ना करना, ये मीनिंग उसमें यूज होता है। टू यूज रेकलेसली। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना किसी रीजन के छुट्टी मार लेता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना किसी रीजन के छुट्टी मार लेता है, बंक मार लेता है स्कूल से बार बार, क्या बोलते हैं उसको? ट्रूएंट। आज के आखिरी सवाल पे आइए, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? हाँ जी, एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग गलत है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। फिर अनाउंस कर रहा हूं बच्चे, कल कोई क्लास नहीं होगी, ना पेड वाली ना फ्री वाली, कल मेरी कोई क्लासेस नहीं है। ठीक, जैसा पहले बता दिया था, कल मेरा बर्थडे है तो घर से साफ हिदायत है कि कल कोई क्लास नहीं लेनी है, तो कल कोई क्लास नहीं होगी भाई। अब अपनी क्लास होगी सीधी थर्सडे को, ठीक है। और अगर आप कोई मन में है आपके कि कोई बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो तो मेरे लिए यही गिफ्ट है भाई, अपने फीडबैक के साथ ये जो लिंक मैं इस कमेंट में पिन करता हूं उसको शेयर कर देना अपने फीडबैक के साथ। आज यही गुरु दक्षिणा दे दो तुम, अगर तुम्हें मेरे कंटेंट से फायदा होता है, मेरी क्लासेस तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो अपने फीडबैक के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक। ऐसे सीधा रैंडम कोई भी लिंक शेयर करता, कोई नहीं उसको चलाता, मेरे पास भी 50 आते हैं जिनके मैं कभी क्लिक नहीं करता, लेकिन अगर ऊपर फीडबैक लिखा होगा आपका तभी बच्चा उस पर क्लिक करता है। ठीक, तो आप सबके बर्थडे विशेष एडवांस के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा क्राउड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे ऐसा क्राउड दिखा दो मुझे, एक भी ऐसा यूट्यूब चैनल हो जिसपे इतना पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप सबकी बर्थडे विशेष के लिए भी थैंक यू। ठीक है, 22 जुलाई को बैच आएगा, 2 महीने में एक ही बैच आता है भाई। AVS10 मेरा कोड है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और इसकी PDF अभी डाल रहा हूँ भाई टेलीग्राम पे। मिलते हैं अब अपना, आज रात को क्लास है वैसे तो 10 बजे वाली, उसमें तो मिलेंगे ही,
10 बजे वो सीपीयू पेपर डिस्कशन वाली क्लास है, उसमें तो मिलेंगे ही। बाकी ये वाली क्लास अब थर्सडे को होगी। आज के लिए गुड नाइट भाई।